हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में भारत की आशा कार्यकर्ता अधिक काम, कम वेतन और शोषण पर विस्तार से चर्चा किया था। भाग 1 में आप लोगों ने देखा होगा। जो लोगों ने नहीं देखा है वे अवश्य देखें। दूसरे भाग में हम आप बात करेंगे हमारी अदालतों ने कितनी मदद की है आशा वर्कर्स के लिए। इस पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। न्यायपालिका और सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के लाभों का लाभ उठाने के लिए औद्योगिक अधिनियम के तहत आशा कार्यकर्ताओं को श्रमिक के रूप में मान्यता देने के लिए लापरवाह प्रयास किए गए हैं। अगर आशाओं को श्रमिक के रूप में मान्यता मिल गई होती तो शायद कुछ स्थिति और होती। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये उन पर लागू होता जो नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि निर्धारित करता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर लागू नहीं होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2006 में बड़ा झटका लगा जब जस्टिस एस.बी. सिन्हा और मार्कंडेय काटजू की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने माना था कि एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) कार्यक्रम के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता न्यूनतम वेतन के हकदार नहीं हैं, क्योंकि न्यूनतम वेतन अधिनियम केवल उद्योगों में कामगारों पर लागू होता है। बेंच ने कहा कि ICDS कार्यक्रम अधिनियम के अर्थ में एक उद्योग नहीं होगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता औद्योगिक कामगार नहीं हैं। कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अमीरवी और अन्य अपील बिल 4953, 4957/1998। हालांकि पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह सिविल अपील संख्या 203/2013 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम वर्कर्स को कुछ राहत दी, जहां उसने फैसला सुनाया कि सभी प्रकार के अस्थायी कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी अधिनियम कर्मचारियों के साथ वेतन समानता के हकदार हैं, बशर्ते कि वे समान कार्य करें। इस फैसले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसने यह राय दी थी कि केवल नामकरण में अंतर के कारण किसी कर्मचारी को उसी वेतन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए जो एक अस्थायी कर्मचारी को समान कार्य के लिए मिलता है। यानी कोई अस्थायी कर्मचारी हो या अस्थायी कर्मचारी हो, अगर समान कार्य कर रहा है तो समान वेतन मिलना चाहिए। इसे शोषणकारी दास्ता कहते हैं। कहते हुए न्यायालय ने कहा, श्रम के फल से वंचित करने के लिए कृत्रिम मापदंड निर्धारित करना भ्रामक है। एक ही काम के लिए नियोजित एक कर्मचारी को उसी कर्तव्य और जिम्मेदारी को निभाने वाले दूसरे कर्मचारी से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। कल्याणकारी राज्य में तो बिल्कुल नहीं। इस तरह की कार्रवाई अपमानजनक होने के अलावा मानवीय गरिमा की नींव पर भी प्रहार करती है। कोई भी व्यक्ति जिसे कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वह स्वेच्छा से ऐसा नहीं करता है। वह अपने परिवार को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए अपने आत्मसम्मान और गरिमा की कीमत पर, अपने आत्मसम्मान की कीमत पर और अपनी ईमानदारी की कीमत पर ऐसा करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह कम वेतन स्वीकार नहीं करता है तो उसके आश्रितों को बहुत नुकसान होगा। इस फैसले के लगभग 5 साल बाद भी आशा कार्यकर्ता अपनी पहचान के लिए
संघर्ष कर रही हैं। वे अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मांग रही हैं और निश्चित रूप से महामारी ने उनकी ज़रूरतों को और बढ़ा दिया है। भारतीय श्रम सम्मेलन आईएलसी के 45वें सत्र ने भी सिफारिश की थी कि सभी योजना कर्मियों को स्वयं सेवक या मानद कर्मचारी के रूप में नहीं बल्कि श्रमिक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया था कि आंगनबाड़ी कर्मियों और आशा कर्मियों को जीवन और स्वास्थ्य बीमा के तहत कवर किए जाने चाहिए और महिलाओं को सभी आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन अस्थायी श्रम समिति की 46वीं बैठक में सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट में बीमा योजना कवरेज की मांग को छोड़ करके इनमें से हर एक मांग को खारिज कर दिया। यानी सरकार ने केवल आशा और आंगनबाड़ी के लिए बीमा योजना कवरेज को ही स्वीकार किया, बाकी और जो भी मांगें थीं उसको खारिज कर दिया। ऑक्सफैम की असमानता कम करने की प्रतिबद्धता रिपोर्ट 2020 में भारत स्वास्थ्य व्यय में 154वें स्थान पर है, नीचे से 5वां। यह बुनियादी ढांचा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी को दर्शाता है, जो महामारी को रोकने के लिए जी जान से लड़ रहे हैं। फ्रंटलाइन वर्कर और कोविड-19 योद्धाओं के रूप में सम्मानित होने के बावजूद आवश्यक आशा कार्यकर्ता दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में काम करना जारी रखते हैं। द प्रिंट के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया और उसके सहयोगी संगठन ने उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ में एक सर्वेक्षण किया जिसमें कुल 306 आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। चौंकाने वाले तथ्य यह सामने आए कि केवल 23% कार्यकर्ताओं को ही हैजमैट या बॉडी सूट मिले थे। उनमें से 64% ने दावा किया कि उन्हें कोई बिट से संबंधित जिम्मेदारियों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। पिछले साल सितंबर तक केवल 43% आशा कार्यकर्ताओं को नियमित आधार पर उनका मासिक मानदेय मिला था। यानी अधिकतर आशाओं को समय से उनका मासिक मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसका उद्देश्य फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, पैरामेडिकल, नर्सों, आशा कार्यकर्ताओं, डॉक्टरों को प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करना था। के बारे में चारों राज्यों में केवल 38% आशा कार्यकर्ताओं को ही जानकारी थी। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रेरित करने के लिए अस्पतालों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा करने, मौखिक प्रशंसा करने के अलावा सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को मान्यता देने से शुरुआती करनी चाहिए, जो सिर्फ स्वयंसेवक से कहीं ज़्यादा साबित हुई है, और ढहती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए आंतरिक उपायों की तलाश नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अमानवीय काम करने की स्थिति, अपर्याप्त स्टाफिंग, कम मुआवजा, अस्वीकार्य काम, बुनियादी सुविधाओं की कमी एजेंडे पर अलग मुद्दा होना चाहिए। जबकि भारत स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने में कुशासन के कारण उत्पन्न 15 महीने के सामाजिक और राजनीतिक संकट से उबरने लगा है। क्या भारतीय इससे सबक सीखेंगे और हमारे आशा कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर सुरक्षा और स्वास्थ्य स्थितियों के लिए अभियान चलाने के लिए हाथ मिलाएंगे? क्योंकि आशा वर्कर्स स्वास्थ्य की अंतिम कड़ी हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनको स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचाने का काम आशा वर्कर्स करती हैं।
तो आपने देखा कि कोर्ट में आशा वर्कर्स की क्या स्थिति रही, कोर्ट ने क्या सहयोग किया और सरकार ने इसमें अपना पक्ष कैसे रखा। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग इसके पहले भाग वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, भाग 1 ज़रूर देखें ताकि उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या जानकारी दी जा रही है। तो अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।